हेलो स्टूडेंट, मैं चंद्रसेन सर। मैं आज आप लोगों को जीव विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र। मतलब मानव जो होते हैं वह कैसे श्वसन की क्रिया करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से और बिल्कुल सरल भाषा में देखने को मिलेगी। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं मानव श्वसन तंत्र में, सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा श्वसन। हम सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं श्वसन। श्वसन को कहा जाता है इंग्लिश में रेस्पिरेशन। अब देखिए, जो श्वसन होता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में क्या, रेस्पिरेशन। अगर देखा जाए श्वसन होता क्या है, तो जो सजीव होते हैं वह सभी क्रियाएं करते हुए जो ऑक्सीजन से रासायनिक ऊर्जा मुक्त करते हैं, उनसे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, श्वसन। और अगर देखा जाए श्वसन, तो श्वसन जो होता है वह दो प्रकार से होता है। तो हम अगर दो प्रकार के श्वसन की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा ये होगा, हम इसको कहेंगे अंतः श्वसन। अंतः श्वसन, अंतः श्वसन को कहा जाता है इंग्लिश में, इसको कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है अंतः श्वसन। और दूसरी अगर बात करें हम, तो दूसरा होता है क्या, निःश्वसन। क्या होता है, निःश्वसन। और अगर निःश्वसन की बात करें तो निःश्वसन को कहा जाता है इंग्लिश में एक्सपायरेशन। अब देखिए, अगर हम बात करें एक श्वसन कंप्लीट होने के लिए दो बातें, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। अब हम बात करते हैं जो अंतः श्वसन होता है उसमें हमने लिखा है इंस्पायरेशन। इनको हमने क्या कर दिया, बोले बंद कर दिया। इनका मतलब होता है अंदर आना, कहने का मतलब होता है अंतः श्वसन जो होता है उसमें वातावरण से किसको, ऑक्सीजन को अंदर लेना। ये बिल्कुल सिंपल भाषा जिसको कोई बच्चा भी समझ सकता है। अच्छा, अंतः श्वसन क्या होता है, तो ऐसे क्या करते हैं, हमने हवा को अंदर लिया, अंतः श्वसन हो गया। अब उस हवा में सबसे मोस्ट कौन सी हवा है, तो मोस्ट हवा की अगर हम बात करें तो कौन है, ऑक्सीजन। तो अंतः श्वसन का मतलब होता है वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेना ही कहलाता है क्या, अंतः श्वसन। अब अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसे लिखोगे शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अब देखिए, जो निःश्वसन होता है उसमें क्या होता है, हम निःश्वसन में जो ऑक्सीजन हमने लिया था उससे जब खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे ब्लड में हो जाते हैं। अब उसको हम बाहर निकालने की क्रिया होती है, उस क्रिया को कहा जाता है निःश्वसन या बाह्य श्वसन। और उस क्रिया के द्वारा हम किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उसको कहा जाता है क्या, बाह्य श्वसन या निःश्वसन। अब देखिए, हमने दो पॉइंट को बोले किया है। सबसे पहला पॉइंट किया है क्या, इन, और दूसरा पॉइंट किया है एक्स। जैसे आप अगर बस में चढ़ते हो तो जब बाहर से जाओगे तो वहां देखोगे इन लिखा रहता है, एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। कहने का मतलब हमने क्या किया, वातावरण से ऑक्सीजन को ले लिया, बराबर इंस्पायरेशन मतलब अंतः श्वसन। और फिर जब बस से आप बाहर निकलते हो तो देखोगे लिखा होता है अंदर से एग्जिस्ट। EX मतलब क्या है, एग्जिस्ट मतलब होता है बाहर निकलना। कहने का मतलब है ऐसे लिया, छोड़ दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा। इस तरह से एक बार अंतः श्वसन और फिर उसके बाद निःश्वसन। उस तरह से एक अंतः श्वसन और एक निःश्वसन को मिलाया जाता है तो कहलाता है एक श्वसन। एक श्वसन। अगर हम बात करें
एक श्वसन की, तो आपको पता चल गया होगा एक श्वसन होता क्या है, एक बार ऑक्सीजन का मतलब वातावरण से चीजों को अंदर लेना और फिर उसके बाद बाहर निकालना गैस के रूप में, वही कहलाता है एक श्वसन। और अगर देखा जाए पॉइंटों को देखो, एडल्ट, एडल्ट मैन का मतलब होता है वयस्क आदमी। कौन से आदमी? वयस्क आदमी। अगर एक वयस्क आदमी को देखा जाए तो उसमें श्वसन दर कितनी होती है? श्वसन दर, अगर हम बात करें श्वसन दर की तो होती है 12 से 16 पर मिनट। एक मिनट में अगर देखा जाए एक एडल्ट आदमी को तो 12 से 16, एक मिनट में 12 से 16 बार ऐसे करेंगे, एक श्वसन, फिर करेंगे 2 श्वसन, मतलब इस तरह से एक मिनट में कितनी बार? 12 से 16 बार श्वसन होता है। अब देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर स्पेशली मेल की, मेल मतलब अगर मेल को देखा जाए तो मेल मतलब होता है क्या? पुरुष। पुरुष को देखा जाए तो पुरुष जो होता है एक मिनट में कितनी बार श्वसन होती है उसकी? तो अगर पुरुष को हम देखें तो उसकी होती है 12 से 14 पर मिनट, एक मिनट में 12 से 14। अब अगर यहीं पे हम देख लेते हैं फीमेल की, फीमेल मतलब क्या होती है? महिला। महिला को अगर देखा जाए तो एक मिनट में जो श्वसन दर होती है महिला में वो होती है 16 से 18 पर मिनट। अब अगर हम यहीं पे देख लें चाइल्ड की, चाइल्ड मतलब बच्चा, अगर चाइल्ड की देखा जाए तो चाइल्ड में जो श्वसन दर होता है एक मिनट में कितनी बार होता है? 40 बार पर मिनट। इस तरह से आप देख रहे होंगे श्वसन क्या होता है? वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा ऑक्सीजन से खाद्य पदार्थों को रासायनिक ऊर्जा में मुक्त करते हैं और अपने लिए एनर्जी प्राप्त करते हैं, उन क्रियाओं के संबंध को कहा जाता है श्वसन। अगर हम बात करें श्वसन कितने प्रकार से, तो श्वसन 2 प्रकार से, बाह्य श्वसन और निह श्वसन, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। अब अगर हम बात करें बाह्य श्वसन का दूसरा रूप होता है क्या? निह श्वसन। निह का मतलब होता है निकलना। अब देखिए अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपको एक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं जो मानव श्वसन तंत्र है उसके मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो कहाँ पर होती है। तो श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? फेफड़े में। फेफड़े से कैसे एयर बाहर आती है और कैसे फेफड़े में एयर अंदर जाती है, इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं सबसे पहले समझने के लिए। अब आप देखेंगे अगर इस बात को देख रहे हैं तो ये हमने बना दिया है मानव का श्वसन तंत्र। क्या बना दिया? मानव का श्वसन तंत्र। अगर हम बात करें मानव के श्वसन तंत्र की तो हमें आप पता है कि नाकों के द्वारा हम सांस को लेते हैं। जब भी लेते कैसे लेते हैं? नाकों के द्वारा। तो मोस्ट है, कॉमन है कि मुंह द्वारा भी आप ले सकते हो, लेकिन तो श्वसन की क्रिया किसके द्वारा? नाक के द्वारा होती है। अब देखिए अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आएगा, पहली हेडिंग आएगी नासा द्वार। कौन सी हेडिंग आएगी? नासा द्वार। अब लीजिए आपके पास हेडिंग आ गई कौन सी? नासा द्वार। बिल्कुल घबराइए, बिल्कुल एक मिनट में समझ में आ जाएगा नासा द्वार क्या होता है। तो देखिए नासा द्वार जो होता है वो कितना है? एक इधर से एक इधर से, मतलब नासा द्वार 2 कहने का मतलब एक जोड़ी संरचना होती है। अगर नासा द्वार को देखा जाए कितना है? एक जोड़ी है। नासा द्वार से वायु अंदर प्रवेश करती है, बस इसमें 2 ही बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए नासा द्वार की अगर बात करें, यह एक जोड़ी होती है, या तो होते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। कितने जोड़ी? एक जोड़ी। अब देखिए एक जोड़ी नासा द्वार होते हैं। अब अगर हम बात करें तो नासा द्वार से, इससे नासा द्वार से वायु क्या करती है? प्रवेश करती है।
नासा द्वार क्या है? तो नासा द्वार कितनी एक जोड़ी संरचना है और इसी संरचना के द्वारा वायु कहाँ जाती है? वायु प्रवेश करती किधर? फेफड़े। किधर प्रवेश करती? फेफड़े में। अब देखिए दूसरा इसका हेडिंग होगा। अगर दूसरी हेडिंग की हम बात करें तो दूसरा हेडिंग है यहाँ पे आपके पास नासा पथ। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं नासा पथ। ये रहा नासा पथ। अगर हम नासा पथ की बात करें तो नासा पथ को इंग्लिश में कहा जाता है नोजल पैसेज। अब आप इतना जानते होंगे जो पैसेज होता है, पैसेज का मतलब रास्ता होता है और नोजल का मतलब होता है नाक। नाक वाला रास्ता मतलब एयर जाने वाला नाक में कौन सा रास्ता है? जो जिस रास्ते से एयर जाएगी उसी रास्ते को कहा जाएगा क्या? नासा पथ। अब देखो लिखा नासा पथ क्या है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नासा पथ जो होता है, यहाँ पे देखो आप लिखो नासा पथ जो है, नासा पथ में रोग व श्लेष्मिका, रोग व श्लेष्मिका झिल्ली पाई जाती है। अगर हम बात करें नासा पथ जो होता है, नासा पथ अंदर वाला रास्ता जिससे हवा जा रही है, तो इसमें क्या कहा जाता है? सबसे पहला पॉइंट रोम और फिर दूसरा पॉइंट का श्लेष्मिका झिल्ली पाई जाती है। अब देखो आगे देखो नासा पथ में जो रोम और श्लेष्मिका झिल्ली पाई जाती है, इनके द्वारा सूक्ष्म कण व अन्य कणों को रोका जाता है। अब देखिए नासा द्वार जाने दो, फिर उसके बाद नासा पथ मतलब वो रास्ता जिससे हवा जा रही है। अब अगर हम बात करें तो नासा पथ भी क्या है ना, अब आपको पता है कि नाकों में बाल पाए जाते हैं और बाल जो पाए जाते हैं उसके नीचे म्यूकस होता है, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है। तो जब इधर से हम कहीं से गुजरते हैं बिल्कुल धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो जब एयर हम लेंगे नाकों के द्वारा श्वसन करेंगे तो नाक से जब हवा जा रही होती है तो उसके साथ धूल कण भी चला जाएगा। तो हमारे अंदर जो रोम पाया जाता है, मतलब बाल जो पाया जाता है, उनसे क्या करेगा? बालों से वो जो धूल कण है टकराएंगे और फिर वहां पे कहां पे? दलदल में फंस जाएंगे। जो दलदल कौन सा है? श्लेष्मिका झिल्ली का दलदल है। देखो यहाँ पे नासा पथ में रोम और श्लेष्मिका झिल्ली पाई जाती है। इनके द्वारा किसको? सूक्ष्म कण या अन्य सूक्ष्म कणों को कहां कर लिया जाता है? रोका जाता है, अर्थात वायु आगे क्षण कर जाती है। और देखिए लिख सकते हो अर्थात वायु आगे क्षण कर जाती है। ये रहा आपका 2 पॉइंट। अर्थात वायु आगे मतलब हवा बिल्कुल कैसी? अच्छी वाली जा रही है, क्योंकि अगर हवा अच्छी ना जाएगी उसमें डस्ट जाएंगे तो फेफड़े जम जाएगा और हमें हो जाएगा दमा, और जब दमा हो जाएगा तो आगे की परेशानी आप जानते हो क्या हो सकता है? दमा से। अब देखिए दूसरी हेडिंग हो गई। अब अगर तीसरी हेडिंग की बात करें तो तीसरी हेडिंग हमारे पास क्या है? नासा गुहा। कौन सी हेडिंग? नासा गुहा। आइए हम हेडिंग डालते हैं नासा गुहा। ले भैया तीसरी हेडिंग हमारे पास क्या है? नासा गुहा। आप जानते हैं नासा गुहा को इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? नोजल चैम्बर। क्या कहा जाएगा? नोजल चैम्बर। जैसे ना होता है डॉक्टर का चैम्बर अलग, मास्टर का चैम्बर अलग, तो हर अधिकारी का चैम्बर अलग अलग, तो ऐसे ये क्या है? चैम्बर, हवा का सबसे बड़ा घर जिसको कहा जाता है नासा पथ। अब देखो नासा पथ, अच्छा जो चैम्बर होता है, चैम्बर में से देखो बड़ा सा रूम हो और फिर इसके बाद चारों तरफ से बंद हो, तो उसमें हवाएं जो होंगी कैसी होगी? गर्मा गर्म होंगी, मतलब ठंडी का मजा वहीं ले सकते हैं आप। अगर देखा जाए तो नासा गुहा जो है, तो नासा गुहा की अगर हम बात करें तो नासा गुहा में लिखोगे नासा
गुहा में वायु गर्म व नम होती है। नासा गुहा बड़ा सा रूम है, तो उसमें हवा जो होगी कैसी होगी, गर्म होगी और नम भी होगी। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करोगे, नासा गुहा जो है, नासा गुहा में वायु गर्म व नम होती है। दूसरा पॉइंट, नासा गुहा में, इसमें नासा गुहा में इथेमॉइड बोन, कौन सी बोन, इथेमॉइड बोन पाई जाती है, इथेमॉइड बोन पाई जाती है, जिससे हम सूंघने का कार्य करते हैं, सूंघने का कार्य करते हैं। अब आगे नासा गुहा जो है वो आपको यहाँ दिख रहा है, ये रहा नासा गुहा। तो नासा गुहा में ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी इथेमॉइड बोन। कौन सी बोन, इथेमॉइड बोन। ये जो इथेमॉइड बोन है, इसी बोन से लगे होते हैं क्या, इस तरह से लगे होते हैं नर्व, और ये नर्व जो होते हैं पहुंचते हैं कहाँ पर, ब्रेन के पास। और ब्रेन हमारा है क्या, ब्रेन हमारा पावर हाउस है, जिसके पास सारी चीजों की खबरें होती हैं। तब देखो, जैसे मान लो नासा गुहा में ये जो इथेमॉइड बोन है, इथेमॉइड बोन के पास जब हड्डी जो है, इथेमॉइड हड्डी जो हाईली कोऑर्डिनेट हड्डी होती है, मतलब कई प्रकार से कई जगहों से मुड़ी होती हो, जब हवा उसमें जाती है जैसे घूम रही होती है, और जब घूम रही होती है ना, उसी समय ये जो नर्व होते हैं तुरंत मैसेज भेज देते हैं, किसको, मलिकार को। मलिकार कौन, मलिकार ब्रेन, ब्रेन के पास मैसेज भेज देते हैं। और ब्रेन जो है अगर पहले कभी उसको पता रहेगा कि हाँ ये किस चीज की सुगंध या दुर्गंध है, तो तुरंत वो जान जाएगा, अच्छा ये गुलाब की सुगंध है, अच्छा ये जो है सुबह की दुर्गंध है, अच्छा ये, मतलब तुरंत बता देगा ये क्या है। फिर उसको क्या करेगा, एक्शन भेजेगा अपना। यहाँ देखिए हम कह रहे यही है, मतलब तब आदमी तुरंत समझ जाएगा, अच्छा ये गुलाब है, समझ रहे ना। अब देखिए लिखा क्या है, नासा गुहा में वायु गर्म व नम होती है, नासा गुहा में इथेमॉइड बोन पाई जाती है, जिससे हम सूंघने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, ग्रसनी। अगर हम बात कर रहे हैं श्वसन पथ की, तो श्वसन पथ में हम अगर चौथा हेडिंग यानी कि ग्रसनी को लेंगे, तो इस हेडिंग को कहेंगे पूर्ण रूप से नासा ग्रसनी। क्या कहेंगे, नासा ग्रसनी। भैया नासा ग्रसनी, अगर नासा ग्रसनी की बात करें तो इसको कहा जाएगा नोजल फेरिंग्स। नोजल फेरिंग्स मतलब नासा ग्रसनी हो गई। अगर हम नासा ग्रसनी की बात करें तो नासा ग्रसनी देखो सबसे चौड़ा, इस नली का, जिस नली से हवा आ रही है, जिस नली से हवा आ रही है, उस नली का सबसे चौड़ा भाग कौन है, नासा ग्रसनी। तो नासा ग्रसनी का आप कह सकते हो, ये जो नासा ग्रसनी है कोई भाई चमत्कारी काम है। तो नासा ग्रसनी ऐसा भाग है जिसमें खाना वाली पाइप लगी है और हवा वाली पाइप लगी है नासा ग्रसनी में। अब देखिए नासा ग्रसनी आदि है, देखो खाना इधर जाएगा और हवा इधर जाएगी। नासा ग्रसनी को आप लिख सकते हो, आगे लिखोगे नासा गुहा किसके आगे की ओर नासा ग्रसनी में खुलती है। ले भैया, ये जो नासा गुहा है, नासा गुहा जब नीचे की ओर आए, आगे की ओर आएगी तो कहाँ खुल रही है, नासा ग्रसनी में खुल रही है। ये सब लोग जान रहे हैं। अब बात आई आगे नासा ग्रसनी के आगे। अब देखो तो इसीलिए कहा जाता है नासा ग्रसनी भोजन और वायु का, इसका भोजन और वायु का सार्वजनिक मार्ग है। क्या है, अब देखो क्योंकि भोजन नली भी उसी गड्ढे में है और श्वसन नली भी उसी गड्ढे में है, इसीलिए दो लोग जब मिलेंगे तो उसको कहा जाएगा कैसा, सार्वजनिक मार्ग। और ये जो आपकी नासा ग्रसनी है वो कैसा मार्ग है, सार्वजनिक मार्ग। अगर कहा जाए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड
एयर हवा और वायु का एक ऐसा मार्ग है, सार्वजनिक मार्ग है, जिसको कहा जाता है नासा ग्रसनी। अब देखिए आगे आपका आ गया है यह है हेडिंग कण। कौन हेडिंग? कण। हम सबको मिटाते हैं। अब हेडिंग में डालेंगे क्या? कण। कण हेडिंग डालेंगे। कण है। कंठ को कहा जाता है लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स इंग्लिश में। अगर दूसरी इसकी बात करें तो कंठ को कहा जाता है साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। और साउंड बॉक्स की अगर हिंदी की बात करें तो ध्वनि बॉक्स। कैसा बॉक्स? ध्वनि बॉक्स। अब ये हो गई आपकी पचली है। अगर हम बात करें कंठ की तो कंठ आपको दिख रहा होगा। कंठ एक त्रिभुजाकार, कैसी? त्रिभुजाकार संरचना होती है। अगर हम बात करें कंठ कैसी संरचना होती है? कंठ एक त्रिभुजाकार, देखो ई वाला जो बना हुआ भाग है इसको कहा जाता है कंठ। और कंठ को अगर हम ध्यान से देखें तो कैसी संरचना होगी? त्रिभुजाकार संरचना होती है। तो ये त्रिभुजाकार संरचना को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। कभी भी कोई पूछ सकता है कंठ कैसा होता है? कंठ त्रिभुजाकार होता है। आप आगे कंठ में, इसमें कंठ में एक जोड़ी, लो फिर से जोड़ी वाली बात आ गई, एक जोड़ी वाक, कौन? वाक रज्जु। ले भैया वाक रज्जु, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में बक्कल कार्ड, पाए जाते हैं। जैसे हम लोगों के मोबाइल में चिप होता है तब गाना चलता है, वैसे आदमी जो लोग हैं उनमें इस कंठ में एक जोड़ी मेमोरी कार्ड पाया जाएगा, जिसका नाम होता है वाक रज्जु, या तो इंग्लिश में कहेंगे बक्कल कार्ड। एक जोड़ी बक्कल कार्ड पाया जाएगा। अब देखिए वो बक्कल कार्ड में किसमें, जब हम लोग निःश्वसन की, किसकी? निःश्वसन की क्रिया होगी तब वाक रज्जु में, इसमें वाक रज्जु में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। जो वाक रज्जु, जैसे लोग सीटी बजाते हैं तो जब सीटी बजाते हैं तो देखो पीछे पॉलीथीन लगी थी, जब हम लोग हवा डालते हैं पॉलीथीन फड़फड़ करती है ना, तब उससे टकरा के आती है तो सीटी बजने लगती है। वैसे इस वाक रज्जु में जब हम ऐसे बोल रहे हैं तब हो रहा है क्या? एक्सपायरेशन। जब हम हवा को छोड़ेंगे तो वाक रज्जु में क्या होगा? कंपन होगा, जिसके कारण क्या? ध्वनि उत्पन्न होगी। तो आप इतनी बात ध्यान रखिए, कंठ एक त्रिभुजाकार संरचना होती है, इसमें एक जोड़ी वाक रज्जु पाए जाते हैं। निःश्वसन के दौरान वाक रज्जु में कंपन होते हैं, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ये था आपका कंठ। अब देखिए कंठ के बाद क्या है? कंठ के बाद आ गए हम यहाँ कहाँ पे? श्वसन पे। कहाँ पे आ गए? श्वसन पे। अब हमारे पास हेडिंग क्या है? श्वास नली। कौन सी हेडिंग? छठवीं हेडिंग होगी श्वास नली। श्वास नली को कहा जाता है क्या? ट्रैकिया। क्या कहता है? ट्रैकिया। अगर हम बात करें ट्रैकिया की तो ट्रैकिया को आप जरा समझो। ट्रैकिया क्या है? तो देखो पूरी गर्दन की लंबाई में से जहां तक गर्दन वहां तक ट्रैकिया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे जो श्वास नली है वो इसकी गर्दन की पूरी लंबाई में, गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। श्वास नली यहां से वहां तक स्थित है। अब देखो श्वास नली का कुछ भाग कहाँ? वक्ष गुहा।
कहाँ पे? वक्ष गुहा, ये समझने का बात है। श्वास नली का कुछ भाग ऐसे है, इधर पाइप गई है और ये जो बक्सा है ना, उस बक्से को कहा जाता है क्या? वक्ष गुहा। श्वास नली का कुछ भाग कहाँ? वक्ष गुहा में पहुंचता है। बराबर, श्वास नली का भाग कहाँ पहुंच रहा है? वक्ष गुहा में पहुंच रहा है। आगे की बात है, देखिए आगे की बात है, श्वास नली की जो होती है लंबाई, लिखते रहिए, श्वास नली की लंबाई, अगर हम श्वास नली की लंबाई की बात करें तो ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, कैसी? लंबी, अत्यधिक लचीली नलिका होती है। सब कुछ जो श्वास नली होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो लचीली नलिका होती है। कैसी नलिका होती है? लचीली नलिका होती है। अब देखिए इस नलिका पर सी आकार की, कैसी? सी आकार के उपास्थि था अधूरा, कैसा? अधूरा 15 से 20 छल्ला लगा होता है। क्या लगा होता है? छल्ला लगा होता है। ये जो 15 से 20 उपास्थि का बना अधूरा छल्ला लगा, देखो इधर ऐसे इनकम्प्लीट बनी कितनी? 15 से 20, जो किसकी बनी है? उपास्थि बनी है, सी आकार की रिंग होती है। ये क्यों चिपकी होती है? क्यों लगाए गए हैं चारों तरफ से? क्योंकि हम लोग कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, क्या सांस रोक लिया, अब क्या पता चला जितना जल्दी चाहो उतना जल्दी खुल ना पाए और इसके बाद हम लोग निपट जाए। इसीलिए भगवान पहले समझ गए थे कि ये मानव जितने हैं सब मानव रूपाती होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? 3 तरफ से छल्ला लगा के कभी इस बांध दिया कि फिर दोबारा चाहे कितना सांस को रोके तो नली जो है पिचके ना, अगर पिचक जाएगी तो निपट जाओगे। इसीलिए भगवान ने काम किया। अब देखिए अगर देखा जाए श्वास नली को लेकर तो श्वास नली की एक तरह से क्या हुई? पूरी हुई, एक गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है। श्वास नली का कुछ भाग कहाँ? वक्ष गुहा तक पहुंचता है। अगर हम श्वास नली की लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर कैसी लचीली नलिका होती है और इसमें क्या? सी आकार की उपास्थि का अधूरा कितना? 15 से 20 छल्ला पाया जाता है। बात बराबर हो गई। अब हमारे पास लास्ट हेडिंग है। देखिए इधर हम देखें, अगर लास्ट हेडिंग की तरफ जाएं तो लास्ट हेडिंग हमारा क्या है? फेफड़ा। अब फेफड़ा हेडिंग डालते हैं। देखो जरा फेफड़ा दे 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आपको फेफड़ा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तुरंत याद कर लेते हैं। फेफड़ा फेफड़ा को कहा जाता है लंग्स। क्या कहता है? लंग्स, क्योंकि इसलिए 2 होते हैं इसलिए यस लगा के लंग्स हो गया फेफड़ा। अब देखिए अगर हम फेफड़ा की बात करें तो फेफड़ा जो होता है वो कहाँ होता है? तो फेफड़ा इस बक्सा में है। इस बक्से का नाम क्या है? वक्ष गुहा। अब लिखते हैं फेफड़ा वक्ष गुहा में स्थित होता है। बराबर, वक्ष गुहा में है। पहली बात अब जो हृदय हमारा आ गया, हृदय के दोनों ओर स्थित होता है। फेफड़ा यहाँ पे तो यहाँ हृदय बना दिया। हृदय के दोनों, देखो इधर भी है और इधर भी है, इसलिए हमने लिख दिया जो हृदय के इधर दोनों ओर स्थित होता है। अंडरलाइन आपका पॉइंट करना, क्योंकि अंडरलाइन क्या है? पॉइंट भी आपको याद रहना चाहिए। और पॉइंट से क्या मतलब आपको है? आपसे अगर कोई पूछे हृदय फेफड़ा क्या है तो कहो कि फेफड़ा जो होता है वक्ष गुहा में स्थित होता है। खत्म हुआ। फिर इसके बाद फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? वक्ष गुहा में। कहाँ? तो वक्ष गुहा में हृदय के दोनों साइड में स्थित होता है। बात बराबर। अब देखो ये फेफड़ा जो होता है कितना होता है? एक जोड़ी संरचना होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी
संरचना होती है। अब अगर हम बात करें द्वि फेफड़ा होता है तो देखो द्वि फेफड़ा अगर हम लिखें तो इसमें देखो दायां फेफड़ा, कौन सा फेफड़ा, दायां फेफड़ा 3 पाली में, कितने 3, दायां फेफड़ा 3 घर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए बायां फेफड़ा, कौन सा फेफड़ा, बायां फेफड़े को अगर हम देखते हैं तो बायां फेफड़ा कितनी 2 पाली होती है। मतलब कहने का जो हमारे पास जो फेफड़ा है, दाहिना जो फेफड़ा है उसमें कितने घर 3 और बायां जो फेफड़ा है उसमें कितने घर 2। इस तरह से फेफड़े में कितनी पालियां, 5 पालियां होती हैं। अगर हम किसी के जीव का कोई भी प्राणी हो उसके हम लंग्स के पालियों की बात करें तो कुछ मत करिए, छोटा सा ट्रिक बहुत बढ़िया ट्रिक है। जो लिखा हुआ होगा, जो लिखा हुआ है इसमें -1, जो लिखा हुआ 1 2 3 4 5, हाँ जो अंक होता है समझ ना, जैसे लीवर है तो लीवर में जितने अक्षर होंगे उतने उसमें क्या होंगे, पालियां होंगी। अब जैसे लंग्स है तो लंग्स में किसी के अगर लंग्स की बात करें तो जितने अक्षर उतनी पालियां की ट्रिक है। अब देखो आगे अगर हम बात करें फेफड़े तो फेफड़े में कितनी पालियां, बाएं में 2 और दाएं में कितनी 3 पालियां होती हैं। अब देखो आगे बढ़ो, फेफड़े के चारों ओर आवरण पाया जाता है, फुफ्फुस आवरण पाया जाता है, फुफ्फुस आवरण पाया जाता है। फेफड़ा जो है उसके चारों ओर फुफ्फुस आवरण पाया जा रहा है। अब फुफ्फुस आवरण जो पाया जा रहा है इधर 2 प्रकार से, एक होता है बाह्य फुफ्फुस आवरण और दूसरा होता है आंतरिक फुफ्फुस आवरण, और बीच में भरा होता है कौन, फुफ्फुस द्रव। कौन भरा होता है, फुफ्फुस द्रव। अब अगर हम बात करें, अच्छा फेफड़ा है, फेफड़े में 2, फेफड़े के जो अस्तर हैं 2 व्यक्ति हैं, कितने हैं 2। बाहरी क्या नाम है, बाहरी फुफ्फुसीय आवरण, और अंदर वाले का आंतरिक फुफ्फुसीय आवरण, और दोनों के बीच में एक टुकड़ा है, द्रव घूम रहा है, ताकि इधर से कोई पंच मारे तो बीच में द्रव जो इधर उधर घूमने लगे ताकि अंदर क्षति ना हो, इसीलिए भगवान क्या किए, इस द्रव को डाल दिए। अब देखो फेफड़े के चारों ओर का फुफ्फुस आवरण पाया जाता है। अब देखो अगर हम बात करें प्रत्येक फेफड़े में श्वास नली प्रवेश करती है। अब ये देखो श्वास नली, तो श्वास नली किधर जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है, श्वास नली प्रत्येक फेफड़े में श्वास नली प्रवेश करती है। अब अगर हम बात करें आगे श्वास नली की, तो भैया श्वास नली विभक्त होती है, क्या होती है, विभक्त होती है, और जब विभक्त होती है श्वास नली विभक्त होकर श्वास निकाय बनाती है, श्वास निकाय बनाती है। अब अगर श्वास निकाय विभक्त, श्वास नली डाले, श्वास नली विभक्त होकर क्या होता है, श्वास निकाय। अब श्वास निकाय विभक्त होकर, फिर से लिखते रहो, श्वास निकाय विभक्त होकर अब की बढ़िया वाला कुछ विभक्त होगा, श्वास निकाय विभक्त होकर क्या बनाती है, वायु कूपिका, अब की मस्त है, वायु कूपिका कोष बनाती है। श्वास नली ठीक विभक्त हुई, श्वास निकाय विभक्त हुई, वायु कूपिका कोष बन गई, वायु कूपिका कोष है। अब आगे बात करें तो ये वायु कूपिका कोष है, वायु कूपिका कोष जो है यह फेफड़े की
संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लीजिए, क्रियात्मक इकाई है। आप बिल्कुल मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वायु का कोश जो है वो फेफड़े की सबसे सूक्ष्मतम और क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब है फंक्शनल एवं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड क्या? एल्वियोलाई वायुकोशिका कोश। अब क्रियात्मक इकाई है, दोनों फेफड़ों में 60 करोड़, ये भगवान, 60 करोड़ वायु कोशिका कोश पाई जाती हैं। एक फेफड़ा इधर, एक इधर, और दोनों में अंगूर के गुच्छों की यही संरचना होती है, और जो अंगूर के गुच्छे की संरचना होती है उसको कहा जाता है क्या? कोशिका। और वही हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और कितनी है? 60 करोड़। सोचिए, 60 करोड़ वायु कोशिका कोश होती है। इन्हीं वायु कोशिका कोशों में वायु कोशिका कोशों में रुधिर द्वारा, इसके द्वारा, रुधिर द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अदला बदली होता है। इसी कोशिका में ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, और इस कोशिका के चारों तरफ जो होते हैं रक्त केशिकाओं के जाल फैले होते हैं। उसी रक्त केशिकाओं के जाल द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अदला बदली हो जाती है। इस तरह से आपका ये संपूर्ण रूप से मानव श्वसन तंत्र समाप्त हुआ। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको बिल्कुल विधिवत समझ में आ गया होगा। बाबू अगर समझ में आ गया है तो प्लीज कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे अगली वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें सर जी हमको ये वाली वीडियो चाहिए, और सर इतने एक्टिव हैं कि तुरंत जैसे आपका कमेंट आएगा वैसे अगली वीडियो स्टार्ट। समझ रहे क्या? थैंक यू, धन्यवाद।